आपने जो सख्तियाँ बर्दाश्त की, बड़ा दुख होता है जो समझ सकते हैं कि औलाद वाला। अब हालात क्या हैं, कुछ सख्तियाँ कम हो गई हैं। तो वो दिन बहुत मुश्किल था मेरी फैमिली के ऊपर, क़यामत वाला दिन था कि शायद दोबारा हम अपने बच्चे को कभी मिल ना पाएँ। ये जो बुरा तरीन वक्त है, इसमें अच्छे और बुरे लोग दोनों ही एक्सपोज हो गए। एक मुनज़्ज़म जो एहतजाज है, प्रॉपर जो एहतजाज है या तहरीक है खान साहब की रिहाई की, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। जो कुछ ये कर रहा है ना, वो समझ रहा है कि किसी को पता नहीं चल रहा। तो मैं उनको बता दूं, आप लोगों को खाली पता नहीं चल रहा, बाकी सबको पता चल रहा है। खान साहब की वाइफ को आंखों के सामने दिन दिहाड़े जहर दिया जा रहा हो। 9 महीने मैंने जो अजियत काटी है, वो जेल से करोड़ गुना ज़्यादा मुश्किल है। हमें कोई पकड़ के मार दे, किसी को क्या पता चलना है। हमारा मकसद पैसा नहीं है, सीटें नहीं है, पोजीशन नहीं है, ओहदे नहीं है। खान साहब को एक एक बंदे की औकात अगर पहले नहीं पता थी, आज पता है। खान साहब अंदर रहेंगे तो ज़्यादा सेफ हैं। वो जेल में रहेंगे तो आपका कारोबार ज़िंदगी चलता रहेगा, मौजां लगियां रहेंगियाँ। कौन सी चीज़ें हैं जो पार्टी के अंदर हो रही हैं और नहीं होनी चाहिए? फलाना मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, फलाने ने ये स्टेटमेंट क्यों दे दी, भाई ये मौका ही क्यों आया। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ करके चले गए, उमर सरफराज चीमा साहब का भी कहते खाता है, एजाज चौधरी साहब का भी, कि उनको वापस लेने के हवाले से कोई ना कोई हिकमत अमली और गौर होना चाहिए। हम ज़ारो कतार अगर रोए हैं ना अपनी औलाद के बाद, तो खान साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आज एक बड़ा स्पेशल इंटरव्यू जो है वो हम करने जा रहे हैं और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए लेकर के आए हैं। आज मेरे साथ वो अहम शख्सियत मौजूद है जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितनी खिदमात उनकी हैं, आई थिंक और लोगों की भी होंगी, लेकिन उनकी खिदमात जो है वो किसी से जो है वो लुकी छुपी नहीं है। बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। बल्कि मैं एक वाक़या भी कोट करना चाहूँगा कि लास्ट दिनों में 9 मई से पहले जो है वो कितना वो पार्टी के लिए वर्क कर रहे थे। उनका इंटरव्यू मैंने करना था तो ज़मान पार्क में मुझे उन्होंने टाइम दिया और मैंने देखा उस वक्त उनकी तबीयत जो है सख्त तेज़ तरीन बुखार था और इसके बावजूद जो है वो मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे। चलें आपको बता देता हूँ, मैं आज चीमा फैमिली के साथ मौजूद हूँ और चीमा फैमिली जो है वो चीमा साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब भी बहुत वर्क कर रहे थे इकॉनमी के हवाले से। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उनकी है एक पार्टी के लिए। आज मेरे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बहुत से इश्यूज़ के ऊपर हमने बात करनी है और उनमें जो एक इशू तो आपको पता है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मेन इशू है वो जिसके गिर्द एक फ़र्द वाहिद के गिर्द जो पूरा सिस्टम घूम रहा है, जिसके गिर्द पूरा निज़ाम घूम रहा है, पूरी सियासत घूम रही है, बल्कि पूरा का पूरा पाकिस्तान का निज़ाम जिस शख्स के गिर्द घूम रहा है, उनकी रिहाई के लिए कोई मुनज़्ज़म इक़दामात क्यों नहीं किए जा रहे, इसके ऊपर हम बात करें। और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कहा जा रहा है कि कुछ आस्तीन के सांप हैं या कंप्रोमाइज़ हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं। इसके ऊपर भी जो है हम बात करेंगे। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो मेरा जो मेन सवाल है वो ये है, स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं कि आपने जो सख्तियाँ बर्दाश्त की, यहाँ तक कि पर डे 2-2 करोड़, और उससे हट के जो सबसे बड़ा दुख होता है जो समझ सकते हैं कि औलाद वाला, आपके जो बेटे की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, वो तो है ही है। अब हालात क्या हैं, कुछ सख्तियाँ कम हो गई हैं या वैसे ही मामला चल रहे हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपने शायद ऑनर बताया नहीं, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुलाम रसूल का मेरे ऊपर और मेरी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज़ है जो हम चाहें भी तो नहीं उतार सकते। मेरा बेटा आहिल, जिसको हेल्थ इशू है, आहिल एक दफ़ा वो घर से ऐसे निकला तो वो गुम गया था। ये जिन दिनों खान साहब थे इधर ही लाहौर में ही थे, आई थिंक ये उन दिनों की बात है। तो मेरा बेटा गुम गया था सड़क पे। तो गुलाम रसूल जो हैं, इनके तवस्सुत से मेरे बेटे को दूसरी ज़िंदगी मिली और इनकी वजह से हम अपने बेटे से मिले। अदरवाइज़ तो वो दिन बहुत मुश्किल था मेरी फ़ैमिली के ऊपर, क़यामत वाला दिन था कि शायद दोबारा हम अपने बच्चे को कभी मिल ना पाएँ। तो उसमें ये फ़रिश्ता अल्लाह ताला ने इसको वसीला बनाया और मैं अपने बेटे से मिली।
तो इसी तरह मैं ग़ुलाम रसूल से आहिल की जो ज़िंदगी है, उस जो दूसरी ज़िंदगी है उसमें आपका भी बड़ा अल्लाह के बाद हाथ है। तो मैं अपील करती हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह जैसे उसने हमारे बेटे को हमसे मिला दिया था, इसी तरह अल्लाह उसको सेहत भी दे दे और वो ठीक हो जाए और अल्लाह ताला उसको सेहतियाब करे और एक सेहत वाली ज़िंदगी वो गुजारे। अब जहाँ तक थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बल्कि आई एम सॉरी फॉर डिले। मैं थोड़ा सा, आपको पता है मेरी एक निजी मसरूफियत थी, उसमें मैं बिज़ी थी, तो जो आपको डिले थोड़ा सा हुआ। देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हुए, या एक कड़ा वक्त है तो उसमें पार्टी के अंदर जो लोग हैं, मैं डायरेक्ट किसी को तनकीद का निशाना बनाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अपनी हरकत, अपनी डूबियस किस्म की एक्टिविटीज़ की वजह से वो अपने आप को, या जो कुछ वो करते हैं डेली बेसिस पे, या तो एक वजह ये हो सकती है कि वो ख़बरों में रहने के लिए इस तरह की बोंगियाँ मारते हैं, या फिर वो लालच कहते हैं बुरी बला है, तो वो उछल कूद जब इंसान करता है तो वो जल्दी पकड़ा जाता है, एक्सपोज हो जाता है। और ये जो बुरा तरीन वक्त है, मैं हर एक से ये बात कहती हूँ, उसकी एक अच्छाई या अच्छी बात यह है कि इसमें अच्छे और बुरे लोग दोनों ही एक्सपोज हो गए। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी या जिन्होंने बहुत अपना सब कुछ लुटा के भी खान साहब के साथ गद्दारी नहीं की, उनके ख़िलाफ़ अप्रूवर नहीं बने, वादा माफ़ गवाह नहीं बने, उसमें मेरी फैमिली भी शामिल है। और मेरे बच्चे की हेल्थ कंडीशन तो आपसे ज़्यादा किसको पता होगी कि वो कैसा बच्चा था। जब मैं जेल में गई तो उसने फ़र्ज़ कर लिया कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। फिर हम वापस भी आ गए तो एक हफ़्ता मुश्किल से अपने बच्चों के साथ रह पाए, तो हमारे ऊपर प्रेशर जो वादा माफ़ गवाह बनने का था, खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देने का था, IPP ज्वाइन करने का था, जब हमने वो नहीं किया, हमें दोबारा अपने बच्चों के बग़ैर 9 महीने रहना पड़ा, जिसमें मैं कभी अपने बच्चों से मिल नहीं पाई, और स्पेशली आहिल जैसा बच्चा। तो ये बेसिकली जो इस वक्त जो इस इतने बड़े हादसे की पैदावार हैं या जो पैदागीर हैं, कुछ नॉट ऑल, बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो खान साहब की और पार्टी की खुशकिस्मती है कि उनके साथ हैं, दिल से वफ़ादार हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी फिर ऐसी एग्जांपल्स हैं ना उसमें, और हमारे पार्टी के में ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हैं। बट वो लोग जिनके बारे में वर्कर्स और मीडिया हाईलाइट कर रहा होता है, इस वजह से हाईलाइट कर रहा होता है, मीडिया बाद में हाईलाइट करते हैं, वर्कर्स बाद में, वो उससे पहले खुद ही चांद चढ़ाते हैं हर दूसरे दिन, तो उसका सबको पता है। सवाल ऐड कर लेते हैं। इस वक्त जैसा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, आपको पता है कि जब तक इमरान खान नहीं आएंगे ये हालात इनसे संभलने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये नारा लगाया था, इनका जो सफ़र है यहाँ से शुरू होता है कि जनाब पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं वो हम हल करेंगे, जिसकी बेस के ऊपर रजीम चेंज हुआ। और ये सफ़र शुरू हुआ और अब सफ़र यहाँ तक पहुँच गया कि हम जो है वो मजबूरी में गवर्नमेंट चला रहे हैं, मसाइल के हल इनके पास नहीं है। वो खान साहब जिनके गिर्द पूरा निज़ाम घूम रहा है, मैंने देखा है जैसे कल भी एहतजाज था, उससे पहले भी एहतजाज हुए, एहतजाज की कॉल दी जाती है, 2-4 लोग इधर से आए, 2-4 लोग इधर से आए। एक मुनज़्ज़म जो एहतजाज है, प्रॉपर जो एहतजाज है या तहरीक है खान साहब की रिहाई के लिए, वो कहीं नज़र नहीं आ रही, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनका भी एतराज़ है। सोशल मीडिया के ऊपर भी मैं देखता हूँ कि वो कह रहे होते हैं कि जनाब आप क्यों कोई इक़दाम नहीं कर रहे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, जो लीड कर रहे हैं या कोर कमेटी है या जो ऊपर क़यादत है, कहाँ पे फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है? देखें, ये बात वर्कर्स का गिला ठीक है, और जो आपका सवाल है उसमें किसी हद तक हकीकत इसलिए अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि कभी भी जो तहरीकें होती हैं वो खाली स्टेटमेंट्स देने से तो नहीं होती ना, ठीक है। और पहले तो मजबूरियां भी थीं, लोग अंडरग्राउंड थे, समझ आती थी बात। जब अंडरग्राउंड ही नहीं रहे, अपने घरों में आ गए और आप पार्टी के ओहदे हैं, पूरे सूबे की आपके पास जिम्मेदारी है, और जब आप लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करेंगे खुद, ठीक है, यानी कि मैं खुद तो मज़े से घर बैठी हुई हूँ और लोगों को मैं कहूँ ओहदा भी मैंने रखना है, सारे लोगों की किस्मतों के फैसले भी करने, और लोगों को कहूँ कि अच्छा तुम उधर चले जाओ, अब उधर चले जाओ, ऐसे थोड़ा होता है। जब तहरीक थी, जब हम थे ज़मान पार्क, या जब ये मूवमेंट चल रही थी, तो उसमें बड़ी कुर्बानी थी, बिल्कुल ठीक है।
उस वक्त भी मेरे घर तो इसी तरह की तोड़-फोड़ की रेड्स होती थी और दहशतगर्दी के पर्चे तो मैंने कोई रिजीम चेंज के टाइम से हमारे पे शुरू हो गए थे, ठीक है। और जो पिछला ये रमज़ान तो खैर क्या, उससे पिछला रमज़ान भी मैंने और मेरे मियाँ ने घर में नहीं गुजारा था। हमारे ऊपर बेशुमार मुकदमात थे और हर दूसरे दिन यहाँ पे रेड मारते थे, तो हम अपने घरों में नहीं रहे थे। सो इसलिए कि अब इस वक्त देखो जो कोई भी जो कुछ कर रहा है वो अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहा है, खान साहब के आगे भी और आवाम के आगे भी। खान साहब के आगे अगर किसी को ये शक शायबा है कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही, मैं 1 मिनट के लिए ये मान भी लूँ बात, तो खैर से उन्होंने बाहर नहीं आना। उस दिन नहीं गई तो अगले दिन तो आएगी। बल्कि ये और चीज़ें आई भी हैं कि खान साहब अंदर से जो हिदायत जारी करते हैं वो बाहर आके, ये भी सुनने में आ रहा है, बारहा हुआ। मैं तो खुद उस चीज़ की विक्टिम हूँ कि हमारी टिकट का तो खान साहब ने खुद कन्वे किया था, हमें भी, पार्टी की आदत को भी, लेकिन हमें नहीं दी गई। और बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिनके लिए खान साहब ने कहा भी नहीं था, उनको दे दी। तो बात ये है कि ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो कुछ ये कर रहा है ना, और वो समझ रहा है कि किसी को पता नहीं चल रहा, तो मैं उनको बता दूं, आप लोगों को खाली पता नहीं चल रहा, बाकी सबको पता चल रहा है। सो डोंट वरी, खान साहब आएंगे तो चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये भी मैं किसी को खुदा ना खासा वो नहीं कर रही, आपका सवाल है तो मैं बात कर रही हूँ। बट द थिंग इज़ कि किसके पास, जिसके पास जो कुछ भी है वो खान साहब के मरहूने मिन्नत है। वन शुड नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है। और जिनको बैठे बिठाए मिल गया है ना, बात ऐड करना चाहूँगा, मैं कल एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए गया तो वहाँ एक बिरयानी बेचने वाला बाबा बैठा हुआ था। उससे मुझे बुलाया और उसने कहा कि ये तमाम जितने भी लोग हैं, इनकी अपना वोट नहीं है, ये खान का वोट लेकर के आए हुए हैं और अब इनको शर्म नहीं आ रही, ये एहतजाज के लिए नहीं निकल रहे। हाँ देखें, तो बात ये है कि अवाम ओवर सेंसिटिव है, अवाम इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आप सोशल मीडिया पे देख लो, आप वैसे देख लो, तो जो क़यादत है, अगर वो जो उनका ड्यू एक डिमांड या एक ओहदे का तकाजा है वो पूरा नहीं करेंगे तो पीपल विल नॉट फॉरगेट इट, पीपल विल नॉट फॉरगिव, माफ़ भी नहीं करेंगे, भूलेंगे भी नहीं। मुझे तो इतना पता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जैसे क्योंकि अल्टीमेटली चॉइस तो इंसान की खुद की है ना, कि अगर आप ये नहीं, एक मैं फ़र्ज़ करो मीडिया की मेरे पास ज़िम्मेदारी अगर जैसे पहले थी, आज मैं नहीं निभा सकती तो मैं कह दूंगी कि भैया किसी और को दे दें, इस वक्त मेरी ये लिमिटेशंस हैं। बट ये तो कोई तरीका नहीं है कि खान साहब की वाइफ को आंखों के सामने दिन दिहाड़े जहर दिया जा रहा हो और सारे सत्तू पी के सो रहे हों, ठीक है, और आम कारकुनान जाके पहुँचे, तो ये बातें जेब तो नहीं देती। बिल्कुल ठीक। मैडम, आप लोगों के ऊपर भी जो है वो तनकीद की जाती है। अभी हाल ही में मैंने देखा ये शमदाना गुलजार साहबा के हवाले से, और वो अब आकर के वो, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैंने देखा हुआ है, सख्त आप बीमार थी और जब वो मीटिंग आप अटेंड कर रही थी और कोई ऐसा दिन नहीं था, दिन रात बल्कि आप पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, और ये बात किसी से लुकी छुपी नहीं है, सबके सामने है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कल आए और उन्होंने अपनी टिकट्स भी बेचे, खान साहब ने उनको ब्लॉक भी किया, उनके वालिद साहब को भी कहा कि आप जो रिज़ाइन करें, उन्होंने ही दिया। और आज टिकट नहीं, सेनेट में शायद वोट, हाँ सेनेट में वोट्स के हवाले से, तो आज वो आकर के मेन बंदे बने हुए और पार्टी को चला रहे हैं। नहीं, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो पार्टी की मामी, फुप्पी, चाची, ताई जो भी बन रही हैं, तो ऐसे तमाम लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जब खान साहब के घर पे एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा जब शेलिंग हुई, खान साहब को पहले जब खान साहब पे अटैक हुआ, चलो मान लेते उस वक्त तो सबको पता नहीं था, जब खान साहब पे गोलियां चली तो मैं तो साथ थी, ठीक है। जब खान साहब के घर के ऊपर अटैक होता था तो सबसे पहले जो खड़े होती थी फैमिली, सुबह फजर तक हम पहरा देते थे। पहरा देना तो मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं था, मैं सुबह तक, जिस दिन घर टूटा उस दिन भी हम उधर थे, आप मुझे नजर आई, और 24 घंटे हम उधर रहे, अगले दिन तक रात उधर ही गुजारी, ठीक है। तो
तो अगर कोई पेशावर भी बैठा हो ना, तो अगर आना चाहे ना तो इतने घंटों में पहुंच सकता है। तो वो लोग मुझे कभी भी खान के घर के बाहर नजर नहीं आए। टूटा, आई थिंक आप भी कहीं से ट्रैवल करके फौरन मैं पहुंची थी जब घर खान साहब पे अटैक हुआ। यस बिल्कुल, मैं पहले खान साहब के साथ जा रही थी, तो वापस मैंने टर्न किया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मुझे स्क्रूटनी के लिए बुला लिया। तो फिर वहाँ से मैं कितने किलोमीटर पैदल चल के पहुंची थी। और फिर उसके बाद जब खान साहब के ऊपर 20 दफ़ा जब उनकी पेशियाँ होती थी, तो हम पहले बाकायदा अनाउंस करते थे। लोग पेशावर से भी टोल प्लाज़ा जो मोटरवे का होता था उस पर हमें ज्वाइन करते थे। तो ये जो सबसे ज़्यादा आजकल फ्रंट लेडी बनने की कोशिश कर रही हैं, तो ये इनको मैंने कभी नहीं देखा। तो हम तो वहीं थे। और फिर एक दिन की जेल काटने के बाद वो कहानियाँ किससे सुनो तो ख़त्म ही नहीं होते। जैसे पता नहीं ये 10 साल कैद गुजार के आई हैं, और दूसरे जो हैं वो अंदर गए थे और बड़ा हंसी खुशी हम लोग आ गए थे। हमारे चेहरे भी बता रहे थे कि बड़ी सेलिब्रेटिंग किस्म की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो एतराज़ किया जाता है या कभी किस बेहुदा किस्म की प्रोपेगंडे चला के अननोन अकाउंट से ट्वीट्स करा के उनको रीट्वीट किया जाता है। 17 दिन की जेल काटी, और वो मेरे अल्लाह को पता है या मेरे लीडर को पता है कि हमें किस तरह के मसाइल का, किस तरह की मसाइब का सामना था। मेरे मियाँ ने बिज़नेस की परवाह नहीं की। हमारा पर डे अगर बिज़नेस की वजह से या किसी और मुश्किलों की वजह से काटा हमने पार्टी छोड़ी होती, इनसे बहुत बड़ी मुश्किल थी हमारी। ठीक है, तो वो तो बाद में अप्रूवर जब हमें बनने का प्रेशर डाला गया था, तो तब हमें वो याद नहीं था। हम जब हमें आईपीपी ज्वाइन करने का प्रेशर डाला गया तो हम नहीं माने ना। हम अंडरग्राउंड हुए 9 महीने। मैंने जो अजियत काटी है वो जेल से करोड़ गुना ज़्यादा मुश्किल है, जिसमें हर वक्त आपको डर हो कि अभी आप कहीं से जब पकड़े जाएंगे तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, मिसिंग पर्सन में होंगे। हमें कोई पकड़ के मार दे, किसी को क्या पता चलना है। वो हम तो उनकी कस्टडी में नहीं है। वो ज़्यादा अजियत वाला टाइम था जिसमें मैंने इस मुल्क का चप्पा चप्पा, मैं बदीन में रही, मैं बलूचिस्तान में रही, मैं हब में रही, गुडानी बीच के करीब, मैं कराची रही, मर्दान, पेशावर, एबटाबाद, ये झांग और रहीम यार ख़ान। बात कहने का मकसद ये कि मुंह उठा के, मतलब जो बेऔकाते लोग या कम ज़र्फ लोग, जब आप इस तरह से बात करते हैं तो दिल आज़ारी होती है। बाकी हमें किसी के ऊपर कुछ नहीं जतलाना। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। ओहदे और इक़्तिदार बहुत छोटी चीज़ें होती हैं करैक्टर के आगे, वफ़ादारियों के आगे और अच्छे खून के आगे। ये ओहदे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हमारा जो खान साहब के साथ वफ़ा का ताल्लुक़ था, जो वो मेरे मियाँ और मेरे ऊपर जो एतबार करते थे, हम अल्लाह के आगे और खान साहब के आगे एज ए फैमिली सुरखरू हमें अल्लाह ने किया। हम उनके ख़िलाफ़ नहीं गए और ना हम जा सकते हैं। बट जो लोग आज फिक्स मैच खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। बट वो इनसिक्योर छोटे सियासी बोने जो किसी न किसी तरह से बच गए हैं, तो वो ये समझते हैं कि जो खान साहब के लॉयल या परफॉर्मर या डूअर अगर आएंगे तो हमारी कोई औकात और जगह नहीं बचेगी। तो मैं उनकी तलाह के लिए अर्ज़ करती चलूँ कि अगर हम नहीं भी हैं तो आपने अपने यहाँ जो लेवल था वो खुद ही एक्सपोज किया हुआ है। ऐसे लोगों ने वो बता रहे हैं कि वो कितने को माशाल्लाह से, जितनी अच्छी मीडिया टीम अब परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, लीव इट ऑन द पब्लिक, लोगों पे छोड़ो। जो कुछ जितने अच्छे मुनज़्ज़म किस्म की या ऑर्गेनाइज किस्म के प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी लोगों पे हम छोड़ते हैं, सबके सामने हैं। और फिर जो टिकट्स के साथ इन्होंने हाल किया, खान साहब के अहकामात को जिस तरह से हाल किया, जो वो हुक्म भेजते हैं, हम सारे क्या हैं, हम सारे जो कुछ हैं आज उनकी वजह से हैं, उनकी कुर्बानियों के सदक़े हैं, उनकी एफ़र्ट के सदक़े हैं। ठीक है, तो वो जो कुछ भी जो कोई कर रहा है अल्लाह भी देख रहा है, अवाम बहुत अच्छे से देख रही है, और खान साहब भी, जिनको लगता है कि उनके बारे में कम जानते हैं, तो मैं यही कह सकती हूँ कि जानते तो वो पूरा ही हैं। मसलत के तहत शायद, या अल्लाह ने उनका ज़र्फ़ बड़ा रखा हुआ है, ऐसे ही रखे। तो हर एक की कोई ना कोई जगह होती है। इतनी बड़ी सियासी जमात है, दिल छोटे ना करें। जो किसी के बारे में सरकास्टिक किस्म के कॉमेंट, हम फ़लाँ को नहीं आने देंगे, फिर तुम कौन होते हो। और दूसरी बात ये कि जो लोग खान साहब की तरफ से कभी गए ही नहीं, ना खान ने उनको कभी फारिग किया, ना वो कभी खुद गए, तो हु आर यू टू डिसाइड कि किसने आना है या किसने नहीं आना। मुलाकात ही नहीं है और खान साहब के हवाले से भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, और अपने तौर के ऊपर ही जो है वो फैसले करके बैठे हुए हैं।
मैडम मसलन डॉक्टर शीरी मज़ारी, मैं और मलिका हम साथ थे। मतलब हर एक की अपनी अपनी दास्तान है, अभी हम नहीं बयान कर सकते, ठीक है। हमारे कम कहे को ज़्यादा समझे, जो एक रात में जेल जाएं, उनसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना कराए, वो वापस आ जाएं और मज़े से इस्लामाबाद में रहें। वो हमें जो 9 महीने पहाड़ों में शौकिया रहे हैं, और जो मेरा ये जो एक बच्चा जो हमारी शक्ल ना देखे तो उसके वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार है बच्चा, कैंसर सर्वाइवर है वो बच्चा, ठीक है। वो हमें देखे ना तो वो एज्यूम कर लेता है कि मतलब जो नानो दादों से कंपेयर करता है कि उनके पास चले गए हैं, ठीक है। ये कोई मजाक है? मेरे जो 4 करोड़ के व्हीकल्स घर से ले गए, मेरा 1.5 अरब रुपए का मेरे मियाँ का कारोबार, हमारे पार्टनर्स तक के बच्चे उठा लिए कि आज हमारे उनसे ताल्लुकात उस तरह के नहीं है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन आवर बिजनेस, ठीक है। और इस महल जैसे घर को छोड़ के हम जंगलों में रहे हैं, शौकिया रहे हैं ना, है ना। और हमारे लिए भी आसान रास्ता तो ये था कि आज हम भी ऐवानों में बैठे होते या हम वो चूज़ कर लेते, क्योंकि हमारा मकसद पैसा नहीं है, सीटें नहीं है, पोजीशन नहीं है, ओहदे नहीं है। इनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि हमें ऑफर्स नहीं थी, या हमें खान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट देने के इवज़ क्या ऑफर्स नहीं थी, या हम आराम से अपने घर बैठ जाते। सो कहने का मकसद ये है आज भी, बल्कि मैं चलें और बता दूं कि मैं जब वापस आई हूँ, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र ज़रूर है कि हम अपने घर में अब रह रहे हैं। मैं थोड़ा सा जब ATC कोर्ट जाती हूँ अभी पेशियों वगैरह के लिए, तो मेरे ख़िलाफ़ कोई पहले थी कोई 22 शायद FIRs, आज मेरे ख़िलाफ़ 32 हैं। पिंडी की सारी FIRs में अभी मेरा नाम डला है। तो ये जो मोहतरमा, इनका तो नाम किसी में नहीं FIR में नहीं डलता, ठीक है। इनको तो कोई नहीं पकड़ता। सो बात ये है, खान साहब को एक एक बंदे की औकात अगर पहले नहीं पता थी, आज पता है, अच्छी सेंस में भी बुरी सेंस में भी। लोगों के जो कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है वो भी पता है, लॉयल्टी का भी पता है। बाकी भी अल्लाह ताला की ज़ात है, आई बिलीव इन अल्लाह। अगर आप नीयत के ठीक हैं, अगर आप सही हैं, अच्छाई और बुराई दोनों को अल्लाह ताला सामने लेके आता है। तो ये लोग अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। हमने जो करैक्टर दिखाया, मुझे किसी के ऊपर साबित करने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं अल्लाह के आगे जवाब दूँ, फिर उससे ज़्यादा अपने ज़मीर के आगे, बिल्कुल, कि मेरी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ब्लड। मेरे बच्चे कल को क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे कि उनके माँ बाप वफ़ादार थे, या उन्होंने मतलब पोजीशन के लिए या अपने कारोबार को बचाने के लिए उन्होंने गद्दारी की। तो फॉर एवरीबडीज़ काइंड इन्फॉर्मेशन हमने वफ़ा निभाई, ठीक है। एंड जब हमें टिकट नहीं भी मिली उसके बाद भी हम खड़े हैं, हमने तब भी वफा निभाई, ठीक है, बिल्कुल भी। और वो हमने निभानी है। उसकी वजह यह है कि खान साहब हमें इन सब के आगे आज भी जो वैल्यू देते हैं, वो वैल्यू ओहदे से नहीं मिलती, वो इज़्ज़त आपको अर्न करनी पड़ती है। वफ़ादारी, आप किसी की मोहब्बत, वफ़ादारी जीतते हैं अपने किरदार से, अपने म्यार से, अपने कंडक्ट से। और मुश्किल वक्त ही पैमाना होता है जिसमें आप अपने आप को साबित करते हो। अच्छा मैडम, ये जो बात चल रही थी इसमें कुछ लोगों, जिसमें ये मैडम का जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और कुछ लोग ये इस तरह की स्टेटमेंट भी देते हैं जी खान साहब अंदर रहेंगे तो ज़्यादा सेफ़ हैं, और इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं खुद सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि ये क्या बात कर रहे हैं। हाँ, ये भी इन्होंने स्टेटमेंट अजीब अहमकाना सी दी थी कि जी वो बाहर उनकी जान को ख़तरा है, उनके लिए बेहतर है वो जेल में रहें। अंदाज़ा कर लेना आप, क्योंकि वो जेल में रहेंगे तो आपका कारोबार ज़िंदगी चलता रहेगा, हैं आपकी लीडरी, पैसा, जो कुछ मौजां लगियाँ रहेंगियाँ, यू नो। तो फिर ये क्यों एक रात जेल में गुजारने के बाद बाहर आ गई थी? इनको बाहर कोई ख़तरा नहीं था। मतलब व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस किस्म की ये स्टेटमेंट कि खान साहब को जो है ना वो जेल में ही रहना चाहिए। खान साहब से तो पूछ लो, ठीक है। और अगर उनको बाहर ख़तरा है तो फिर जेल में उससे कहीं ज़्यादा ख़तरा है। फॉर एवरीबडीज़ काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल, मतलब देखे ना, याद रखो कि जब इंसान सही है या गलत है, जब वो मुंह खोलता है तो उसमें काफ़ी इशारे दे देता है। जब आप बोलते हो, ठीक है, फिर एक निज़ाम कुदरत भी है, लॉ ऑफ नेचर भी है, ठीक है। तो आई बिलीव इन वन थिंग कि अगर आप ठीक है तो एक दिन सबको समझ आ जाएगी कि दैट पर्सन वाज राइट। वक्ती तौर पे उस पर कीचड़ भी उछाला जाए या कोई वो किसी ज़द में भी आए, किसी कंट्रोवर्सी की। और अगर कोई गलत है तो जो मर्ज़ी हो जाए, अब मेरा ये मानना है कि जज़ा और सज़ा और अल्लाह का निज़ाम दुनिया में ही, बाहर आगे तो जो छितर पड़ने हैं, जो सज़ाएं मिलनी हैं वो है, लेकिन यहाँ पे भी एक सिस्टम है और वो आप एक्सपोज होते हो,
और इन लोगों ने तो मैंने आपने किसी ने क्या करना खुद करते हैं अपनी हरकतों से। जो खान का सबसे वफ़ादार है, जो सबसे फ्रंट लाइन पे था हमेशा, ठीक है, उसको ये, या जिनको खान साहब खुद चाहते हैं उनको टारगेट करना, उनको आगे ना आने देना या उनसे इनसिक्योर होना। देखो दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो लॉयल्टी में तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, दूसरी एक कैपेबिलिटी भी होती है। अब माशाल्लाह से जो अब इस वक्त कुछ लोगों ने अपने आप को एज ए बिग फेलियर साबित किया है, तो वो क्या किसी से ढका छुपा है? किसी से ढका छुपा नहीं है। और वो जिस इंसान ने तिनका तिनका इकट्ठे करके ये इतनी बड़ी जमात बनाई, ठीक है, जब खान साहब खुद इतने, हमें ज़ाहिर है इतना टाइम गुजरा है तो इतने इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते होते थे कि एक दफ़ा खान साहब की पूरा वो फ्लड विक्टिम्स के लिए इन्होंने वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने गए, पूरा जलसा एक ट्रॉली के अंदर किया था, पानी के अंदर खड़ी थी ट्रॉली में जितने लोग थे और खान साहब की स्पीच थी। ये पार्टी उन्होंने बनाई और वो अपनी टीम के एक एक हीरे को उन्होंने तराशा है खुद। मैं जो पहले दिन जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, मैं ये थी जो आज हूँ? नहीं, मेरी तरबियत हुई है, मैंने सीखा है, मेरा सब्र बढ़ा है, मैंने परफॉर्म करके मेरी कैपेसिटी बढ़ी है। मुश्किल वक्त में ज़्यादा मुझे पता चला, या परफॉर्म जब आप करते हो मुश्किल तरीन हालात में, तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। हमें उन्होंने ट्यूशन दी है बच्चों की तरह, ये सारी लीडरशिप को, क़यादत को। जो हमारी मीडिया स्ट्रेटजी है, सोशल मीडिया किसने बनाया? हु वॉज द फाउंडर एंड लीडर? ओनली इमरान खान। ठीक हो गया, हम सारे वही थे, लेकिन हमें उन्होंने तराशा खराशा, हर बंदे की जो स्ट्रेंथ थी उसको उन्होंने यूटिलाइज किया, उसको उन्होंने डायरेक्शन दी। सबसे बड़ा हथियार जिससे सब डरते हैं, यानी कि एज ए प्राइम मिनिस्टर भी और उससे पहले भी डेली बेसिस पे स्पोक्स पर्सन्स की मीटिंग को बुलाना, नोट्स, जो करंट इश्यूज़ हैं, जो एक पॉलिटिकल लोगों को जो गाइडेंस, और बहुत सारे नालायक अहमक लोग आज साबित हो गया जो अपने आप को बड़ा घाघ सियासतदान समझते थे, वक्त ने साबित किया, ठीक है, कि खान साहब को वो कहते थे सियासत नहीं आती हमारी अपनी जमात में, या कुछ दावे करते थे कि हमने कोई कहता हमने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, हमने जहाज़ दिया तो हमने सीटें दी। आज वो खुद सियासी साख उनकी क्या है या सियासी औकात क्या है, गायब हो गए, नजर ठीक है। सो उन्होंने, जिन्होंने जमात ये बनाई है ना, और एक एक बंदे की जो कैपेसिटी, लॉयल्टी उनके ऊपर अयां है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि नोबडी कैन, समबडी विल चैलेंज खान साहब की जो भी जजमेंट या विजडम है। और ये ज़रूर है कि वो लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, और फिर वही लोग जब उस ट्रस्ट को धोखा देते हैं या ठेस पहुंचाते हैं, वो अपने आप को खुद ही एक्सपोज करते हैं। तो खान साहब इस चीज़ से भी खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं कि भाई आप किसी को मौका देंगे तो अपने आप को, अपना अच्छा या बुरा आपके सामने वो पेश करेगा ना। मैडम, अभी आपने जो बात की कि कुछ लोग इनसिक्योर फील करते हैं, कुछ लोगों की जो है वो मौजें लगी हुई हैं, रातों रात आए और उन्होंने गैप देख के जो अपनी जगह बना ली। इसी तरह फवाद चौधरी साहब का भी आ रहा है कि नेक्स्ट वीक खान साहब का सिर्फ इशारा और वो प्रॉपर ज्वाइन कर लेंगे और पार्टी को पंजाब के अंदर से लीड करेंगे। तो इस हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को उनसे भी तकलीफ होना शुरू हो गई है कि वो आएंगे, लीड करेंगे, फिर हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। हाँ। इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। और आपका प्रॉपर ज्वाइन करके जो है लीड कर रहे हैं, आप खान साहब का इशारा है क्या? पहले तो ये कि मुझे ज्वाइन करने की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं पार्टी हूँ, पार्टी के साथ हूँ, खान साहब के हम वफ़ादार हैं और हमने रहना है, तो इसलिए वो कोई हमारी रस्म नहीं होनी। ज्वाइन से मुराद ये है कि कोई ओहदा एक्टिव वो ओहदा, वो तो ज़ाहिर है अभी खान साहब और हम बैठ के फिर जैसे होगा देखेंगे कि कब। दूसरी बात ये है कि देखो, याद रखो कि जो आपकी कैपेबिलिटी, अहलियत, काबिलियत, विजडम, आपका कॉम्पिटेंट होना, ठीक है, आपका हार्ड वर्किंग होना, ठीक है, वो जो है ना उसको नोबडी कैन चैलेंज इट, ठीक है, और ना ही उसको कोई ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो देखो, किसी को अच्छा लगे या बुरा, फवाद एज ए मीडिया या जो उनका जिस रोल में भी उन्होंने परफॉर्म किया, एक्सीलेंस पे जाके परफॉर्म किया, ठीक हो गया। मीडिया टीम में हमने एज ए टीम काम किया, इससे बड़ी सक्सेस और क्या होगी कि आप पे पाबंदियाँ,
आप फंड्स हमारे पास कोई नहीं, गवर्नमेंट में हम नहीं है, नाम उस वक्त भी इतनी ही कदगन थी, लेकिन हमारी जो टीम एफर्ट्स थी उसमें हमने सोशल मीडिया खान साहब के अलावा कहीं हिलने नहीं दिया मीडिया को। बिल्कुल ऐसा। और मुश्किल वक्त में मजाल है एक दिन के लिए हमारी टीम में कोई बाल बराबर भी दराड़ हो, हम टीम नहीं थे, हमने एज ए फैमिली परफॉर्म किया। और जो उससे भी अगली सक्सेस क्या होती है, लीडर को सुकून चाहिए होता है, वो इतने बैरूनी मसाइल में घिरा हुआ है और ऊपर से अपनी टीम भी और मीडिया टीम भी चिख पिख ख़त्म ना हो। हमारे से पहले ये कोई बड़ी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जितने भी मीडिया टीम्स या आए लोग उनकी आपस में लड़ाइयाँ, पहले ख़बर कौन ब्रेक करेगा, मसाइल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करनी थी तूने क्यों कर ली, हमारे ये मसाइल ही नहीं थे। और फवाद इज़ अ वेरी गुड टीम प्लेयर बाय द वे। इसमें मैं उनको 100 आउट ऑफ 100 इसलिए देती हूँ कि ये वो बंदा इनसिक्योर नहीं जो खुद काबिल होता है ना, जो ना लायक ना अहल न कम्मा न खट्टू ही इनसिक्योर होता है। जो खुद काबिल है उससे किसी से इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी जगह होती है, उसे पता है कि मैं इस काबिल हूँ, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन वो अपने साथ अपनी टीम को भी ग्रो करवाता है। अब हम क्या करते थे, हमारे ये मसाइल ही नहीं थे कि किस कौन फ़ोटो में आगे आ रहा है, कौन लाइमलाइट में है कौन नहीं। हमारा काम क्या था कि हमने इन नामसाइद हालात में परफॉर्म कैसे करना है। और अगर मुझे जो टास्क दे दिया जाता था, मतलब वो क्या उधर डाइस पे माइक रखने हैं या कुछ भी करना है, ठीक है, उस पे मुझे फोकस ये होता था कि मैंने इसको करना है, मुझे ये कन्वे हुआ है, ये मैंने इसको एग्जीक्यूट करना है। हम कभी तेरी मेरी में नहीं पड़े। यही वजह है कि उन दिनों एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी कभी भी कोई कंट्रोवर्सी वाली एक खबर आई है तो मुझे आप निकाल के ढूंढ के दिखा दें। वो इस्लामाबाद बैठे हैं, डॉक्टर शीरी मज़ारी इंटरनेशनल मीडिया देखती थी, उनकी टीम आई है, मैं उनको एंटरटेन भी करती थी, प्रोटोकॉल भी देती थी, जो भी उधर से इस्लामाबाद से हमारे साफ़ी भाई आते थे उनका जो खिदमत होती थी करके उनको मिलवा के, और हमने यूँ ऐसे काम किया और काम पे फोकस था तो अल्लाह ने रिज़ल्ट्स दिए। तो एक ऐसी टीम जो डूअर हो, जो काम करना जानती हो, और हमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी पूरी टीम में से किसी ने जाके किसी की शिकायत लगाई हो, नॉट अ सिंगल टाइम। ये ज़रूर हुआ है कि एक दूसरे को अप्रिशिएट ज़रूर किया एक दूसरे की एब्सेंस में, कि कहीं अगर किसी की कोई हार्ड बर्निंग हो गई है तो खान साहब को बताया है कि उसको मिलें, उसको ये करें वो करें, और तारीफ़ ही की है। अगर मैंने कुछ किया है तो फवाद ने तारीफ़ कर दी, या एज ए टीम हमने इस तरह से काम किया, या उनकी जो अच्छाइयाँ थी वो मैं पीछे भी हम एक दूसरे की एब्सेंस में भी, और फिर इवन बाकी भी कुछ लोग थे जिनसे थोड़ा बहुत, अगर ज़ाहिर है इतनी बड़ी सियासी जमात होती है तो रहते हैं। तो मैंने तो जी ये सीखा है, जो खान साहब से सीखा है, या एक अपनी तरबियत भी है खून की, कि कभी ना लगाई बुझाई, ना किसी को उसको लेट डाउन करो तो किसी के ख़िलाफ़ झूठी बात करना, कि अगर कोई खान का अच्छा बंदा है या खान के लिए वो ठीक है, मेरे साथ अगर उसके डिफरेंसेस हैं तो भले रहें, तो उसके लिए कोई ख़राबी पैदा करना या खुदा ना खास्ता उसकी एक्सेस को ब्लॉक करना, मेरा अल्लाह गवाह है एक दिन नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं कि हमारे कॉज को, हमारे मकसद को। तो ऐसी टीम जिन्होंने खान साहब को परफॉर्म करके दिया हो, जिन्होंने खान साहब को सुख दिया हो, जिन्होंने वैल्यू एडिशन की हो, और इस चीज़ को खान साहब खुद भी समझते हो, तो एक लीडर क्या फ़ैसला करेगा। पे ज़रूरत भी है। और हाँ, एक बात है, ऐसी टीम फारिग हो सकती है एक सूरत में, जब उनके बाद आने वाले उनसे एक दर्जा ऊपर काम करें तो पिछला बंदा फारिग हो जाता है। याद रखो, मैंने अच्छा काम किया, आप आए, आपने मेरा गैप तब फिल करना है बेटा जब आप मेरे से बेहतर परफॉर्म करोगे। सीट पे आपको कोई भी चाचा ताया मामा अगर बिठा भी देगा, अगर आप उस सीट के अहल नहीं हो, या जो पहले बंदा बंदी उस पोजीशन पे आके काम कर गया है ना एक लेवल पे, और आपके लीडर में अगर जजमेंट उसकी ठीक है, तो आप टिक नहीं सकते जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे। या तो आप उससे बेहतर परफॉर्म करें, फिर ख्वाहिश रखें कि उसको नहीं आना चाहिए, और अगर आपने उसके बराबर क्या उसके किसी टीम मेंबर के भी बराबर परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर ये भूल जाओ कि आप हमेशा सदा के लिए कायम हो इस सीट पे बैठने के लिए। ये मैं ओवरऑल बात करी, मेरा मकसद किसी की तरफ ना इशारा करना है, ना किसी को पॉइंट आउट करना है। ये ज़िंदगी का बेसिक रूल है कि इफ़ यू विल परफॉर्म बेटर दैन द प्रीवियस पर्सन, तो यू आर द वन
हु विल लीड, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। और अगर नहीं किया तो फिर आप सोच लो ना कि आपने कोई सीट या ओहदे, ये हम खरीदते तो नहीं है, ये हमारे अब्बा जी के कारोबार तो नहीं है जो हमें क्या उसको कहते हैं इनहेरिटेंस में मिल जाना है। सिंपल फार्मूला। अच्छा मैडम, लास्ट में मैं जो कमेंट्स आपसे लेना चाहूँगा वो ये है कि बतौर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से या इस पर रोशनी डाल दीजिएगा कि अभी पार्टी को किस तरह जो है वो चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए। जैसे हमने कहा कि प्रॉपर हिकमत अमली नहीं है खान साहब की रिहाई के लिए, इस वक्त कौन सी चीज़ें हैं जो पार्टी के अंदर हो रही हैं और नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले दुनिया में हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। रिएक्शन टाइमिंग के हिसाब से हो तो उसका कोई फ़ायदा है। 10 दिन बाद आप जाके जो भी मर्ज़ी हम कहते रहे तो उसका कोई बेमायनी होती है चीज़ें। और सियासत में तो एक एक लम्हे में आपको जो है ना अब डिसाइड करना होता है, यू नो, कि आपने किस वक्त क्या बात करनी है, कैसे रिएक्ट करना है, ये वो। तो एक ही फ़िक्रा है, वो किसी एक शख्स के लिए नहीं है कि वेले दी नमाज के वेले दियाँ टकरा। तो जिस वक्त चीज़ हो रही होती है उस वक्त पता नहीं कोई किसी को जगाता नहीं है, या जिस वक्त रिएक्ट करने का टाइम होता है या रिस्पॉन्ड करने का टाइम होता है, ठीक है, उस वक्त मुझे नहीं समझ आती कि सारे किधर गए होते हैं, किस मीटिंग में बैठे होते हैं कि इनको भूल ही जाता है कि खान साहब पे या इस मकसद पे या मैंडेट चोरी हुए ही जा रहा है। तो हम कहते हैं पहले चोरी कर लो, तसल्ली से अपने घरों में रख लो, ओथ ले लो, फिर हम बताएंगे हमने प्रोटेस्ट कब करना है। बिल्कुल, मैं इस पे आपका कमेंट चाहूँगा, बल्कि मैंने कवर भी किया लाहौर के अंदर से ज़िमनी इलेक्शन। टर्नआउट वैसे ज़िमनी इलेक्शन में कम होता है, लेकिन ज़रा सिनेरियो चेंज है, लोग उस तरह जो है वो नहीं निकले। आप समझते हैं कि जो आम इंतखाबात में मामला हुआ और उसके बाद जो मैंडेट चोरी किया गया, तहरीक इंसाफ उसके ऊपर उस तरह पैरा नहीं दे सकी कि लोग मायूस थे और नहीं निकले? देखें, ये तो अंडरस्टूड था कि भाई अगर पहले फॉर्म 47 के तहत अगलों ने उनको पहुंचा दिया, 45 सारा आपकी रियलिटी में आप जीते हुए हो, तो अगली दफ़ा इट मीन्स कि मैनेजमेंट इससे भी नेक्स्ट लेवल की होगी ना। कॉमन सेंस है ना, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, ठीक है। कौन सा कोई फार्मूला बनाना था, एक सियासी जमात को इतना तो पता होना चाहिए। तो आपने अपना जो भी है रिएक्शन या प्रिवेंटिव्स पे जाना था ना, कि ये ना हो, जो वो ये करेगा मैं ये करूँगी। दुनिया का असूल ही ये है ना, इसी पे है ना, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन। बिल्कुल। तो माशाल्लाह हमने तो सत्तू पिया हुआ है ना, लंबे अरसा के लिए हाइबरनेशन में है। बल्कि कुछ लोगों से हमने बात भी की, बाद में उनका ये अब वो जो एक चीज़ टूटी आर्ट, अब एक और भी फैशन है हो गया हुआ है कि कोई रियलिटी बेस भी आप कमेंट करो या बात करो तो उसको भी जी वो फलान तो प्रोपेगंडा कर रहा है, तो मीडिया पे प्रोपेगंडा हो रहा है। ये है प्रोपेगंडा, वो है कि खान के बेचारे मजबूरी में पिसे हुए हालात में जिन्होंने कुछ भी कहा, उनमें से भी कुछ लोगों को, जैसे डार फैमिली मेरे दिल के करीब है, रेहाना आंटी मैं की इज़्ज़त मैं अपनी माँ से भी ज़्यादा करती हूँ, लेकिन एक मखसूस तबका सिर्फ हमें पॉइंट आउट करता है, किसी और का जिक्र नहीं करता। हालांकि कुछ लोगों से तो बहालते मजबूरी जुल्म करके और भी बहुत कुछ उससे हमारे से करोड़ गुना ज़्यादा अगले स्टेज का करवाया गया। तो प्रोपेगंडा वो होता है कि आप ये ग्रीन कलर इग्नोर करके तो दूसरे का जो हल्का सा भी एक छींटा है ना, उसको भी आप बढ़ा चढ़ा के बनाओ। और रियलिटी को डिस्कस करने का मतलब क्रिटिसिज्म नहीं होता, यू शुड इम्प्रूव इट। अब एक चीज़ बार बार आ रही, पूरी 22 करोड़ आवाम तो आपके ओहदे की या किसी के ओहदे की दुश्मन नहीं है या आपके अगेंस्ट नहीं है। एवरीबडी इज़ विद यू बिकॉज ऑफ खान साहब, एवरीबडी इज सपोर्टिंग अस बिकॉज ऑफ खान साहब। और हम अपनी अदाओं पे गौर ही ना करें और हम उसको कहें जी फलाना मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, फलाने ने ये स्टेटमेंट क्यों दे दी, भाई ये मौका ही क्यों आया और बार बार क्यों आ रहा है, एक ही चीज़ बार बार क्यों हुए जा रही है। When everybody is sitting at their homes and you are enjoying the positions but you are not coming out, खान साहब के लिए आप बाहर नहीं आ रहे हो, तो फिर क्या है, इस बात वर्कर तो नहीं छोड़ता, माफ़ नहीं करता। बिल्कुल ठीक मैडम। और छोटी चीज़ों से निकलें, बड़ी चीज़ों पे फोकस करें। अल्लाह ने आपको अगर हादसाती तौर पर जिसको भी बड़े ओहदे पे बिठा दिया, वैल्यू करें उसकी। ये ओहदे बड़ी मामूली चीज़ें हैं, 1 मिनट लगता है जाने में, और जब जाते हैं ना तो जिन्होंने किरदार या करैक्टर नहीं दिखाया होता ना, लोग आपका ना नाम याद रखते हैं, नाम आपके मुड़ के आपके सलाम का जवाब देते हैं, ठीक है। और जिन्होंने निभाई हो ना, उनके पास कोई ओहदा भी ना हो ना, तो उनको अपना तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही। मैडम लास्ट सवाल वो ये है कि आपने भी मुश्किलात
से गुजर के आए, और खान साहब ने भी बयान दिया था, जैसे आपके हवाले से तो स्पेशल उनका पैगाम था। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ करके चले गए, उमर सरफराज चीमा साहब का भी कहते हैं ख़त आया, एजाज चौधरी साहब का भी, कि उनको वापस लेने के हवाले से कोई ना कोई हिकमत अमली और गौर होना चाहिए। आप क्या समझते हैं? देखिए, ये होती है बड़े लोगों की बड़ी बातें। मैं आपको एजाज चौधरी साहब का ना एक बताऊं, मैं वैसे वो बात करते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ। जब हम मडियाला जेल में थे तो बहुत पीछे ज़ाहिर है मेरे बच्चों की ख़बरें आती थी। हमें बिज़नेस चीमा साहब और एजाज चौधरी साहब ना एक सेल में थे, तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा था, जितना हमें पता चल रहा था, एजाज चौधरी साहब को भी पता चल रहा था। तो मेरे बेटे का आपसे ज़्यादा किसको पता है कि मेरा बेटा उसके हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं। तो ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा ख़राबी हो गई, और पीछे से हर तरफ से बुरी ख़बरें, बिज़नेस की, घर वालों की। तो फिर एक चलो हो बाहर, चाहे अंडरग्राउंड ही हो, तो चीज़ें मामला अंडर कंट्रोल रहते हैं। बच्चे छोटे, हम दोनों ही अरेस्टेड थे। तो चीमा साहब ज़ाहिर है मेरी वजह से बहुत, मुझे थोड़ा सा जेल में प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा भी बीपी वगैरह शूट कर गया था। मुझे नाइट फोबिया है, तो लाइट एक दफ़ा बंद हो गई थी, तो उससे मेरा काफ़ी बहुत मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो नेक्स्ट डे एजाज चौधरी साहब मेरे वो बाप की जगह पे भी हैं। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त पहले भी करती थी, आज वो इज़्ज़त इतनी ज़्यादा है कि मैं लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे ख़त लिखा, जैसे एक बाप अपनी बेटी की हिम्मत बंधाता है, बिल्कुल उन्होंने मुझे हौसला दिया। वो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, एक एक चीज़ मैंने रखी हुई है, उसमें उन्होंने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया। एक एक लफ्ज़ उनका $1 मिलियन वर्थ का था। ठीक है, उस वक्त मुझे उस चीज़ की ज़रूरत थी। तो उमर भाई तो हमारा भाई है, मेरे अपने मियाँ की बरादरी से है। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनकी हकीकी मायनों में जो उस वक्त भी कंप्रोमाइज़ नहीं थे, जिनके पास कोई ख़ास होते नहीं थे, ये भी मैं बता दूं। इंजॉय करने वाले और थे, ये उस वक्त भी वर्कर थे, हम भी वर्कर ही थे। ठीक है, सो वो आज भी इस खान साहब की भलाई की और पार्टी की भलाई की बात कर रहे हैं। और जो बाकियों की आप उछल कूद करो, जिन्होंने उंगली कटवाई भी नहीं, ठीक है, हमें तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं या जो भी करते हैं, जिनकी ना उंगली कटी तो किस तरह से वो शहीदों में शामिल हो गए। तो आज जो पार्टी के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, एजाज चौधरी साहब को सीवियर किस्म के हेल्थ इश्यूज़ हैं, और जब भी इनका वेट लॉस उन्हीं दिनों ही बहुत तेज़ी से हो रहा था। और जब हम आए और फिर हम लोग जब हमें भागना पड़ा, तो जब हमें कोई बुरी ख़बर मिलती थी कि इस तरह से उनका हो गया, तो मैं और मेरे मियाँ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम ज़ारों कतार अगर रोए हैं ना अपनी औलाद के बाद, तो खान साहब के लिए और चंद लोगों के लिए। जब उमर भाई को हमने देखा था, इनकी तस्वीर देखी, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कह रही हूँ, मैंने नहीं पहचाना कि ये उमर चीमा साहब हैं। जब बाद में हमने देखा तो उस वक्त हमारे खाने का टाइम था, मेरे मियाँ से और मुझसे खाना नहीं खाया गया। हम लोग शायद उस वक्त बलूचिस्तान में थे। तो एजाज चौधरी साहब के लिए मैं बड़ी दुआएं करती थी, और बहुत ही उनके लिए मतलब रोना आता था मुझे कि हम क्या कर सकते हैं। मैं वापस आई, सबसे पहले मैंने उनकी मिसेस से, जो बेटा अली है, उनसे रब्ता किया। मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं उनसे मिल सकूं, लेकिन ज़ाहिर है हमें मेरे ऊपर ख़ुद इतने मुकदमात हैं, तो नहीं मुझे अलाउ किया गया। सो बात ये है कि ये वो लोग हैं जिनकी सही मायनों में कुर्बानियाँ हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ जाते जाते सही मायनों में बची हैं। ठीक है, जिनकी फैमिलीज़ ने बर्दाश्त किया है। ठीक है, इसलिए हमारे ताल्लुक़ पहले भी कुछ लोगों के साथ फैमिली वाले थे, पुराने थे, लेकिन आज कुछ लोगों के साथ, जिसमें खान साहब और उनकी फैमिली, हम सियासत हमने करनी या नहीं करनी अल्लाह को पता है, हम रहें ना रहें, हमारे जो ताल्लुकात है हमारी आने वाली नस्लों की, इसमें उमर चीमा साहब, उसमें एजाज चौधरी साहब, मैं उनकी इतनी शुक्रगुज़ार हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह उनकी भी फैमिली की आजमाइशें कम करे, ख़त्म करे। बहुत सारे लोगों की जो ज़्यादा अपने आप को उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे या शैतानियों में इन्वॉल्व नहीं है, उन्हीं की असल कुर्बानियाँ हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने उनको रिवॉर्ड देना है। और हम लोग भी उनके साथ हैं, खान साहब भी उनके साथ है, और वर्कर भी उनके साथ है। बिल्कुल ठीक।
सवाल मैडम ये था कि उन्होंने भी कहा कि जो लोग ज़बरदस्ती जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और क्योंकि कुछ लोगों का तो उनके सामने हुआ ना, जिसमें हमारा केस भी है, वो वापस लेना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने तमाम चीज़ें फेस की हुई हैं, सबको वापस ले लेना चाहिए या कुछ लोग हैं जिनको नहीं लेना चाहिए? देखें, सबसे पहले मैं हर दफ़ा ये बात करती हूँ कि ये चीज़ तो डिसाइड अल्टीमेटली खान साहब ने करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए उन्होंने खुद ही फ़ैसला कर लिया कि उन्होंने वापसी के रास्ते खुद बंद किए हैं, हमने या खान साहब ने या वर्कर्स ने नहीं किए। जिन्होंने जो कुछ मतलब अननेसेसरी बकवास और कीचड़ उछाला, दूसरी पार्टियों में जाके गंद घोला, चले भी जाते तो इतनी बकवास करने की किसी को क्या ज़रूरत थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ख़ुद भी ख्वाहिश अब रखते होंगे कि उनको कोई वापस लेगा। उसके अलावा तो मेरा ख्याल है कि खान साहब जिन्होंने भी मजबूरी की हालत में या जिनके प्रॉब्लम्स थे, उनको मेरा ख्याल है खान साहब इंशाल्लाह लेंगे। हाँ, उनको लेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया और आपने मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा की गुफ्तगू सुनी और मैंने चीज़ों को कुरेदा नहीं है, लेकिन मैडम ने इशारों कनायों में जो आप लोगों के सवाल होंगे कि इस वक्त चीज़ें पार्टी के अंदर कहाँ पे लैग करती हैं या कहाँ पे कौन गलत है, तो मैडम ने बहुत हद तक इशारों कनायों में उन चीज़ों की जो है वो वजाहत की है, बताया है। तो अब ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और उसके हिसाब से जो है वो पार्टी में कौन कहाँ खड़ा है, ये आपने खुद फैसला करना है।